वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे वाई पुअर कंट्रीज़ आर पुअर, कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं ये गरीब क्यों हैं। और आज की इस वीडियो में जो हमारा पर्सपेक्टिव होगा वो कल्चरल पर्सपेक्टिव होगा, यानी हम कल्चरल पर्सपेक्टिव के एतबार से इस बात को प्रूफ करेंगे कि गरीब कंट्रीज़ के गरीब होने की बुनियादी वजह क्या है। तो ज़ाहिर बात है इस वीडियो में हम वो कल्चर को लेंगे कि कल्चर की वजह से गरीब कंट्रीज़ गरीब हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, व्हाट इज़ कल्चर। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पर मेरी अलग से वीडियोज़ हैं, आप डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इंतहाई शॉर्ट करके बताऊँगा, और जो अहम काम जिसको थोड़ा डिटेल से करेंगे वो है ऑस्कर लेविस कल्चर ऑफ पॉवर्टी। कि ऑस्कर लेविस ने जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी का अपना मॉडल दिया, इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से प्रूफ करता है कि गरीब कंट्रीज़ के गरीब होने में जो कल्चर है वो एक बुनियादी किरदार अदा करता है। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, गुर्बत क्या है। जैसे मैंने बताया कि इस पर मेरी अलग से एक डिटेल से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन कि लैक ऑफ सफिशेंट रिसोर्सेज टू मीट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। कि लैक ऑफ सफिशेंट रिसोर्सेज और बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, इसके लिए वो कम होती हैं, लैक करते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है फूड आता है, इसके अलावा क्लीन वाटर आता है, शेल्टर आता है, आप इसे रोटी कपड़ा मकान भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनके बगैर कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए उसने लिखा है कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, कि ये ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ये वो हैं। अब अगर किसी शख्स के पास ये भी नहीं है तो वो गरीब शुमार होगा, ठीक है। और इस चीज़ को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी या एक्सट्रीम पॉवर्टी ये भी बोलते हैं। तो ये एक तरह से होगी क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने एक स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन दी है कि वो शख्स जो $1.25 से कम कमाता है वो बेसिकली एक गरीब इंसान है। और 1.25 का स्टैंडर्ड अक्टूबर 2015 से पहले का था। अक्टूबर 2015 से ये स्टैंडर्ड $1.90 हो चुका है, यानी जो 1.90 से कम कमाता है वो अब गरीब शुमार होगा, और जो इससे ज़्यादा कमा रहा है वो गरीब शुमार नहीं होगा। अब इन दोनों डेफिनेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या अमेरिका के अंदर कोई गरीब इंसान है या नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो मेरी व्हाट इज़ पॉवर्टी पे डिटेल से वीडियो है आप वो देख सकते हैं। तो इसको आगे देखते हैं। इसके बाद जो बुनियादी काम है कि व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर क्या है, क्योंकि इसी के पर्सपेक्टिव से हमने देखना है कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली गरीब क्यों हैं। तो डेफिनेशन आती है कि कल्चर इज़ शेयर्ड लर्नड एंड सिम्बॉलिक सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, ठीक है। यानी इक़दार, आपकी जो इक़दार होती हैं, आपके जो ख्यालात होते हैं, आपकी जो आइडियालॉजीज़ होती हैं, ठीक है, वैल्यूज़ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, अब ये सब मिलके क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं, लर्नड होते हैं और सिम्बॉलिक होते हैं। एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप्स एंड इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन एंड बिहेवियर, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, उसको क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, असरअंदाज होता है। जैसे हमारे ख्यालात होंगे, जैसे हमारी वैल्यूज़, जैसी हमारी आइडियालॉजी होगी, तो ज़ाहिर बात है हमारी जो सोच है, हमारे जो काम है वो ऐन इनके मुताबिक होंगे। इसके अलावा हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, बिलीफ होते हैं, इसका सबसे अहम पार्ट जो होता है वो रिलीजन होता है, ठीक है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें एक एतबार से रिलीजन से ड्राइव की जाती हैं। या अगर आपकी कोई वैसे चीज़ें हैं, आपके ख्यालात हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बिलीफ्स हैं, तो आप उनको रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। यानी जो रिलीजन होता है वो हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हमारे कल्चर का कोई भी काम हमारे रिलीजन से मुतज़ाद नहीं होता, ठीक है। अगर वो मुतज़ाद होगा तो वो फिर कल्चर का हिस्सा नहीं रहेगा। तो इस एतबार से जो रिलीजन होता है ये बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इस डेफिनेशन से हम देख सकते हैं कि जो कल्चर होता है ये शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ़ सोसाइटी। कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बंदा कहे कि ये मेरा कल्चर है, ठीक है, दूसरा कहे ये मेरा कल्चर है, या एक बंदा कहे कि ये मेरी ईद है, कोई दूसरा कहे ये मेरी ईद है। बल्कि जो कल्चर होता है ये शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ़ सोसाइटी, बल्कि सोसाइटी के मेंबर जो होते हैं वो इसको शेयर करते हैं। कल्चर इज़ व्हाट वी कलेक्टिवली थिंक, ठीक है, ये ऊपर वाली बात ही है एक तरह से। कि ऐसा नहीं होता कि एक शख्स अकेला खड़ा हो जाए और वो कहे कि ये मेरा कल्चर हो गया, मेरी ईद होगी, जिस तरह ऊपर मैंने बात की, बल्कि व्हाट वी कलेक्टिवली थिंक। इसी तरह कल्चर इज़ फ्लूइड, कल्चर इज़ नॉट स्टैटिक, कल्चर रुका हुआ नहीं है, बल्कि कल्चर इज़ फ्लूइड, ये तब्दील होता रहता है। एंड कॉन्स्टेंटली रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंटरप्रटेशन होती रहती हैं। मसलन 100 साल पहले हमारा जो कल्चर है और आज जो हमारा कल्चर है, तो अगर आप देखेंगे कि 100 साल पहले क्या होता था, तो डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि आज दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, बहुत आगे बढ़
गई है। 16 साल पहले जो हमारी प्रैक्टिस थी, हमारी सोच थी, हमारी परसेप्शन थी, वो मुख्तलिफ थी, आज मुख्तलिफ हैं। तो आप 500 साल पीछे चले जाएँ तो वो और मुख्तलिफ होंगी, आप 1000 साल पीछे चले जाएँ तो वो और मुख्तलिफ होगी। तो जो कल्चर होता है ये रुका हुआ नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता, बल्कि ये फ्लूइड होता है, चलता रहता है, कंस्टेंटली रिप्रोड्यूस्ड, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और इस तरह आगे जब चीज़ें बढ़ती हैं तो हर आने वाली जनरेशन पीछे वाली जनरेशन से बहुत ज़्यादा एडवांस होती है। और इसकी एक बुनियादी वजह यही होती है कि उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं वो पुरानी नहीं होती, बल्कि वो नए दौर के मुताबिक, नए तकाज़ों के मुताबिक नहीं होती हैं। और इसी तरह जो हमारा कल्चर होता है उसको हम इंटरप्ट करते रहते हैं। इस पॉइंट पे जो मेरी डिटेल वाली वीडियो है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने वहाँ पर ज़्यादा क्लियर और वाज़ह किया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ आती है वो ऑस्कर लेविस का कल्चर ऑफ पॉवर्टी है, कि जिसमें ऑस्कर लेविस ने बताया कि किस तरह जो गरीब कंट्रीज़ के लोग हैं उनका एक ख़ास तरह का कल्चर बन जाता है, उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो उनको जो नॉन पुअर कंट्रीज़ हैं उनसे वो डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है, तो इस बात को उसने नाम दिया कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अब इसमें क्या चीज़ें शामिल हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स हु लिव इन पुअर कंट्रीज़ शेयर कॉमन वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे देखी थी कि व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर में क्या था, वैल्यूज़ थे, आइडियाज़ थे और बिलीफ थे। तो ऑस्कर लेविस बोलता है कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनके बिलीफ, वैल्यूज़, आइडियाज़ वो बिल्कुल एक जैसे हैं, विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन पुअर, जो कि नॉन पुअर से मुख्तलिफ करते हैं। फिर वो बोलता है कि दिस कंस्टिट्यूट अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी उनके वैल्यूज़, बिलीफ और प्रैक्टिसेस सेम है, तो इस सेम होने की वजह से एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। और कल्चर, जिसको उसने नाम दिया कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अब इस कल्चर ऑफ पॉवर्टी के अंदर बेसिकली शामिल क्या है, वो कौन सी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन से कॉमन वैल्यूज़, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं कि जिसकी वजह से ऑस्कर लेविस ने इस चीज़ को कल्चर ऑफ पॉवर्टी का नाम दिया। तो इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो अपाथी है, मतलब इसको हम कहते हैं मुर्दा दिली, कि आप किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। फाटालिज़म, आप ये कहें कि जो किस्मत में लिखा मिल जाएगा तो मैं क्यों मेहनत करूं। इसके अलावा हेडोनिज़म, कि आप इसको बोलते हैं नज़रिया मुसर्रत, कि आप सिर्फ यानी खुश होते रहें, आप सिर्फ वही काम करें जिससे आपको खुशी मिले और आप कोई काम ही ना करें। इलिटरेसी, पढ़ाई लिखाई का कोई तसव्वुर नहीं। टेंडेंसी टुवर्ड अथॉरिटेरियनिज़म, मतलब कि एक बंदा हो वो ज़बरदस्ती, यानी वो जबरन आप पर हुकूमत करे, आपको रूल करे, ठीक है, यानी टेंडेंसी टुवर्ड अथॉरिटेरियनिज़म, के डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं है कि आप जाके पार्टिसिपेशन करें, आप जाके वोट करें, आप ख़ुद लीडर को इलेक्ट करें, बल्कि अथॉरिटेरियनिज़म है कि जो पावर से आगे आ गया और जो कोई पावरफुल है तो उसके अंडर हमने रहना है, हमने खुद पावर में नहीं आना, ठीक है, हमने खुद हुकूमत नहीं करनी, बल्कि हमने सिर्फ हमेशा ग़ुलाम बन के रहना है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, कि हम तो ग़ुलाम है, ग़ुलाम ही रहेंगे, हमने तो सिर्फ नौकरी करनी है तो नौकरी ही करेंगे, यानी आप अथॉरिटेरियन की तरफ जो टेंडेंसी है। तो ऑस्कर लेविस बोलता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जितने भी गरीब कंट्रीज़ हैं उनमें जो गरीब लोग हैं उनमें ये कॉमन पाई जाती हैं। इसके अलावा उसने जो सबसे अहम चीज़ को आइडेंटिफाई किया वो था लैक ऑफ इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पुअर इन द मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। अब ये अपाथी में और टेंडेंसी टुवर्ड अथॉरिटेरियनिज़म में आ जाता है कि जितने भी गरीब लोग हैं गरीब कंट्रीज़ में वो कभी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन नहीं करते, ठीक है, यानी अगर कोई इलेक्शन हो रहे हैं तो वोट नहीं जाके देना, बस ये कहना कि जिसने बनना बन जाएगा। इसके अलावा कोई प्रोटेस्ट वो तो करना ही नहीं है ना, कि मतलब अगर आपकी गली का सीवरेज ठीक नहीं है तो बाहर जाके लोग निकले, कोई जो एमपी है एमएन है उससे जाके मिले, नहीं, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, यानी पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं करना। इसकी आप मिसाल दे सकते हैं, जिस तरह आजकल फ्लड्स आए हुए हैं कराची में, तो वहाँ पर काफ़ी सोशल मीडिया पर भी है कि फुल पानी भरा हुआ है गलियों में, सड़कों में, तो लोग बाहर ही ना निकलें, वो कहें ठीक है पानी यहाँ चला जाएगा, कोई मसला नहीं है ऐसा। यानी ये जो इस तरह की सोच होती है ये बेसिकली ऑस्कर लेविस बोलता है कि ये हमारा एक कल्चर होता है कि जिसमें हमने पार्टिसिपेशन नहीं करनी, यानी पॉलिटिकली हम जाके प्रोटेस्ट करें कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमने आपको वोट दिया तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। इसके बाद जो उसने सबसे अहम चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि जो गरीब कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनमें जो कॉमन है वो था कि लैक ऑफ इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पुअर इन द मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। अब ये जो मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी होते हैं ये ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि जहाँ पर आपके इलेक्टिव जो मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं। अब इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन ये इनमें नहीं है और इंटीग्रेशन ये इनमें नहीं है, यानी सारे के सारे जो गरीब हैं वो इकट्ठे हो जाएं और एक प्रोटेस्ट करें,
ये तो यानी आप सवाल ही ना करें। इसके अलावा इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन, के पॉलिटिकल प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करें। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर वोट नहीं देना, बस ये सोच लेना कि बन जाएगा जिसने बनना है। अगर आपको कोई भी मसला, आप जहाँ पर रहते हैं, फ़र्ज़ करें आपको बाहर कोई सीवेज का मसला है, जिस तरह आजकल कराची में चल रहा है कि वहाँ पर फ्लड्स हैं और पानी खड़ा हुआ है सड़कों में, गलियों में, तो लोग बाहर ही ना निकलें, कोई प्रोटेस्ट ना करें, एमएनए एमपीए के पास कोई जाए ना कि भाई ये हमारा मसला है, इसको हल करें। यानी इस तरह की सोच नहीं रखनी, बल्कि ये कहना है कि बस मतलब इस तरह का मसला है तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। आप किसी बाहर सरकारी अस्पताल में जाते हैं, कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता तो आप चुप हो जाते हैं कि ठीक है, यानी आप उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं करते, आप उसके ख़िलाफ़ कोई मतलब प्रोटेस्ट नहीं करते कि ये हमारे लिए एक चीज़ है तो उसको सही तरीके से क्यों नहीं सर्व किया जा रहा। तो ऑस्कर लेविस बोलता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनमें ये चीज़ें बड़ी होती हैं कि एक तो लैक ऑफ इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन, कि वो तो पार्टिसिपेट नहीं करते, और ना ही उनमें कोई इंटीग्रेशन होती है इन दी मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा हेटेड फॉर पुलिस, मिसट्रस्ट गवर्नमेंट, पुलिस के ख़िलाफ़ उनकी नफ़रत होती है, डर जाते हैं पुलिस को देख के, और मिसट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे जरदारी की हो, उन्होंने कहना है कि सारी यानी सारी करप्शन करते हैं, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना। ये सोच तो बड़ी कॉमन पाई जाती है हमारे यहाँ कि सारे जो सियासतदान हैं वो करप्ट हैं, सारा कुछ ही है। और जब आर्मी की बात आती है तो अक्सरियत जो हमारे यहाँ वो कहते हैं कि आर्मी बिल्कुल ठीक है। तो यही बात उसने यहाँ पर लिखी है कि टेंडेंसी टुवर्ड अथॉरिटेरियनिज़म, कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी जो जहनी रुझान होता है वो अथॉरिटेरियनिज़म की तरफ होता है कि एक फ़ौजी आए, वो डंडे के बल पर हुकूमत चलाए तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे नुमाइंदे, हमारे हाथ से जो, हमारे वोट से जो नुमाइंदे आए वो मतलब उनको पसंद नहीं होता। तो मिसट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट होता है उनके यहाँ, ठीक है, वो समझते हैं कि ये सारे करप्ट हैं, तो इसी वजह से वो उन्हें मिसट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऊपरी बात हो चुकी है कि ऐसा नहीं है कि सारे गरीब इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि हम एक रेवोल्यूशन लेके आएँ। रेवोल्यूशन चले दूर की बात है, वो यही कहें कि हम एक छोटा सा प्रोटेस्ट ही कर दें, या कम अज़ कम अगले बंदे को पता तो हो कि इनको पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आप बैठे रहें और ये कहें कि जो किस्मत में है वो हो जाएगा, ठीक है, हमें क्या लेना देना। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके अलावा ये दोबारा वही बात आ गई कि अनविलिंग टू टेक पार्ट ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, जिसे सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि अगर कई जगह कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो कभी भी उसमें गरीब नहीं जाएगा, वो कहेगा कि फ़ायदा ही क्यों नहीं, ठीक है, हम जाएंगे तो क्या करेंगे, आगे से पत्थर पड़ेंगे, थप्पड़ पड़ेंगे, हमने जाके क्या करना है, हमारे बोलने से क्या हो जाना, हमारे बोलने से कुछ नहीं होना, ठीक है। यानी इस तरह की सोच वो रखते हैं और ऐसा बिल्कुल पाया जाता है, आप खुद इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी, अब ये चीज़ें तो होगी कि जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी उसने आइडेंटिफाई किया ऑस्कर लेविस ने, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अब आगे इसमें बात आती है कि ये जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी है एज अ रिस्पॉन्स टू सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी है, ये लोगों के अंदर जो अपाथी है, फाटालिज़म है, इलिटरेसी, टेंडेंसी, हेडोनिज़म, या ये जितनी भी चीज़ें हमने की हैं, ये लोगों में क्यों पाई जाती हैं, इसकी वजह क्या है। तो ऑस्कर लेविस कहता है कि ये जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी है, ये जो लोगों में वैल्यूज़, बिलीफ और आइडियाज़ एक जैसे पाए जाते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये कल्चर ऑफ पॉवर्टी रिस्पॉन्स है, जवाब है किसको, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस। यानी अगर आपका सोशल सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा नहीं है तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी पैदा हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर कैसे पैदा हो जाएगा, तो ये ऐसे पैदा होता है कि जब लोगों को ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाए कि उनके प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा या उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन या सोशल मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। अब दोबारा सवाल ये आता है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, तो इसका एक बड़ा जवाब हमें मिलता है कैपिटलिज़म से, यानी जो कैपिटलिज़म का कंसेप्ट है इससे। तो कहते हैं कि जो कैपिटलिज़म का माशरा होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, उसमें जो वर्किंग क्लास होती है, चूँकि उसका इस्तेसाल किया जाता है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है और उनको सिर्फ इतना ही दिया जाता है कि जितने पे वो खुद सर्वाइव कर सके, यानी वो खुद ज़िंदा रह सके, या आज एक बंदा काम से घर आया तो सिर्फ उतना उसको दिया जाता है, उतनी उसको तनख्वाह होती है कि वो कल को उठ के दोबारा काम पे आ सके। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है कि वह कुछ और भी कर सके। तो इस कैपिटलिस्ट माशरे में जब लोगों की इस तरह की सूरत हाल हो जाती है
तो उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव एक्शन है, इसकी सलाहियत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। यानी वो क्यों प्रोटेस्ट करें, वो बेचारा पहले ही पिस रहा है, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इस्तेसाल उसका हो रहा है, वो आता है काम से, आता है घर आता है, वो यानी उसके लिए इतना टाइम नहीं है कि वह कुछ और कर सके। कुछ और करे भी तो काम पे कौन जाए, पैसे कौन कमाए, ठीक है। यानी ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फिर उनको पता होता है कि हम जिसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं वो एलीट क्लास है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनके पास पॉलिटिकल पावर है, अथॉरिटी है, तो हमारा बोलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हम तो पहले ही वर्किंग क्लास हैं। तो ये जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, ठीक है, इसकी वजह से ऑस्कर लेविस बोलता है कि लोगों के अंदर एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी पैदा हो जाता है, ठीक है। यानी उनके अंदर अपाथी, मुर्दा दिली पैदा हो जाती है कि हमारे करने से, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, बस जो किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा। इसके बाद ऑस्कर लेविस बोलता है कि वंस इट्स क्रिएटेड जनरेशन टू जनरेशन, कि जब एक दफ़ा ये बन जाए तो फिर एक नस्ल से दूसरी और दूसरी से तीसरी में ये मुंतकिल होता है। बड़ी मुश्किल से कोई बंदा इससे बाहर निकल सकता है। पुअर इन प्रैक्टिसेस दैट कीप देम पुअर, अब ये एक नया कंसेप्ट इसमें आता है कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी में जो गरीब इंसान होता है वो काम ही ऐसे करता है कि जो उसे गरीब से गरीब करते हैं, ठीक है। यानी अमीर होने का तो सवाल ही नहीं है, या तो वो गरीब रहेगा या गरीब से गरीब तर होगा। अब इसकी मिसाल क्या है कि इफ़ दे हैव अपॉर्चुनिटीज़, कि कभी गरीब को यह मौका भी मिल जाए कि वो अमीर हो तो वो कभी अमीर नहीं होगा। देयर वैल्यूज़ लीड देम टूवर्ड रॉन्ग डिसीजंस, उनके जो वैल्यूज़, उनके जो ख्यालात हैं, जो पीछे हमने सारा डिस्कस किया है, वो ऑटोमेटिकली उसको रॉन्ग डिसीजन की तरफ ले जाएंगे। अब इस चीज़ की हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन आपने शायद ऑब्ज़र्व किया हो कि कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास बड़ा पैसा होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन अगर आप उनका स्टाइल ऑफ लाइफ देखें, वे ऑफ लाइफ देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस बंदे से गरीब कोई दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करें तो उनके पास प्रॉपर्टी भी होगी, उनके पास पैसा भी होगा, यानी सारी चीज़ें उनके पास होंगी, लेकिन उनका लाइफस्टाइल अमीरों वाला नहीं होगा। तो यह भी एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी का हिस्सा है। इसके अलावा जो गरीब शख्स है जिसके पास यानी है ही कुछ नहीं, अगर उसको भी मौका मिल जाए कि वो अमीर हो रहा है तो ऑस्कर लेविस बोलता है कि वो कभी अमीर नहीं होगा। अब इसकी उसने मिसाल भी दी थी एक, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की, कि एक गरीब बंदा, फर्ज करो उसकी कोई लॉटरी निकल आती है, उसे करोड़ों रुपया मिल जाता है गरीब इंसान को, तो वो जो गरीब इंसान है वो कभी भी उसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करेगा, कभी भी उसे कोई कारोबार नहीं करेगा, यानी कभी उसे वो ऐसे कामों में सर्फ नहीं करेगा कि जहाँ से उसे कल को फ़ायदा हो, यानी जहाँ से इकोनॉमिकली उसको फ़ायदा हो, कल को पैसा मज़ीद जनरेट हो, यानी कारोबारी मकसद में उसे कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। बल्कि ऑस्कर लेविस बोलता है कि वो उसकी गाड़ियाँ ख़रीदेगा, एक अच्छा बंगला ख़रीदेगा, ठीक है। यानी आराइश वाला काम है उस पर वो उसे पैसा लगाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो पैसा ख़त्म हो जाएगा और वो बंदा अगेन गरीब हो जाएगा। और इसकी हिसाब से बुनियादी वजह क्या है कि वही जो गरीब लोगों का कल्चर होता है, जो उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो उनके आइडियाज़, ख्यालात होते हैं, वो उन्हें इस सोच की तरफ कभी लेके ही नहीं जाएंगे कि वो कोई कारोबार करें, कोई यानी गुर्बत से निकल के अमीरी की तरफ आएँ, या उनकी हालत पहले से बेहतर हो, प्रोस्परस हो, यानी इस तरह का सोच ही नहीं है। अगर ज़्यादा पैसा उन्होंने देख लिया तो 2 या 3 दिनों में वो पैसा ख़त्म, ठीक है, दोबारा फिर से वो गरीब। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आपको नज़र आ जाती हैं। इसके अलावा ऑस्कर लेविस हमें एग्जांपल्स ऑफ एथलीट्स देते हैं, ठीक है। जो एथलीट्स होते हैं वो आम तौर पर गरीब घरानों से होते हैं। अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो आपको पता चलेगा कि वो पुअर फैमिली से होते हैं, लेकिन जब वो एथलीट बनते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर बात उनके पास पैसा आता है। तो जिस दौरानिए में वो एथलीट होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, तब तो वो अमीर होते हैं, लेकिन जब उनका कैरियर ख़त्म होता है, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, तो फिर आप उनको अगर देखें तो वो बिल्कुल दोबारा से गरीब हो जाएंगे। अब इस बात की भी हमें बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान में भी मिलती हैं, ओवरऑल भी अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो अक्सर हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स जो पीछे से गरीब हो, ठीक है, फैमिली वाइज वो गरीब हो, और वो किसी तरीके से खेल में आता है और वो अमीर हो जाता है, तो जब उसका कैरियर ख़त्म होता है तो उसके बाद अगेन वो गरीब हो जाता है। अब मैं नाम से मेंशन नहीं करना चाहता, आप ख़ुद इस बात को एनालाइज़ या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वाकई ऐसा होता है। इसके अलावा मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि अक्सर जो खेल होते हैं उनमें जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़े जाते हैं।
अब जो खिलाड़ी इस तरह के स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़े जाते हैं, आप उनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पुअर फैमिली से होती हैं। यानी उनका जो कल्चर डेवलप हो चुका होता है, उनकी जो सोच होती है वो कभी उन्हें यानी कि इस तरह के काम की तरफ लेगी नहीं आती कि वो उनके पास यानी कि वो एक पैसा कमा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, उसको वो स्टोर करें, कारोबार करें, उनको इन्वेस्ट करें ताकि फ़ायदा हो। नहीं, पैसा आया उसे आराइश के सामान पर लगा देना है, यानी मौजें करनी है, ये सारा कुछ करना है। तो जब वो उनका कैरियर ख़त्म होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो दोबारा गरीब हो जाते हैं। तो ये था ऑस्कर लेविस का कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इसकी वजह से चूँकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये उन कंट्रीज़ में होते हैं जो गरीब कंट्रीज़ हैं, तो ज़ाहिर बात है जो गरीब कंट्रीज़ के लोग हैं वो इस तरह का कल्चर रखते हैं जिसकी वजह से वो कंट्री गरीब होता है। तो कल्चर इस तरह से एक बुनियादी वजह बन जाता है गरीब कंट्रीज़ के गरीब होने की। तो ये था आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि वाई पुअर कंट्रीज़ आर पुअर, रैशनल चॉइस थ्योरी इस सवाल का जवाब कैसे देती है और स्ट्रक्चरलिज्म इस बात का जवाब कैसे देता है, तो उस पर आप मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।